दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में खासकर उत्तर प्रदेश के मामले में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी के पास सत्ता नहीं थी तब भारतीय जनता पार्टी ने 71 लोकसभा सीटें जीती। सत्ता आई तब भी बहुत ज्यादा नुकसान 2019 में नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी को केवल 9 सीटों का नुकसान, वो भी सपा बसपा के लंबे समय बाद पुनर्मिलन की वजह से हुआ। और तब भी बीजेपी 80 में 62 सीट जीत कर लाई। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल के 7वें वर्ष को पार कर चुके थे और नरेंद्र मोदी तीसरी बार ताजपोशी की तैयारी कर रहे थे, 400 पार का नारा गूंज रहा था, उस वक्त सबसे ज्यादा पलीता कहीं से लगा तो उत्तर प्रदेश से लगा। कहा 2014 में 71 सीटों का आंकड़ा 2024 आते आते 33 सीटों पर सिमट गया। और जब यह आंकड़ा 33 सीटों पर सिमटा, उसके पहले से ही चारों तरफ यह खबर चल रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है। और सब कुछ सामान्य नहीं है, इसका सीधा अर्थ इससे भी लगाया जाने लगा, क्योंकि लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी बनाने की परंपरा रही। कार्यवाहक डीजीपी क्यों बना? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय जो अमित शाह के अधीन है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कार्यालय जो योगी आदित्यनाथ के अधीन है, किसी एक नाम पर सहमत हो पाने की स्थिति में नहीं था। चीफ सेक्रेटरी को लेकर भी कमोबेश यही स्थिति रही। एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन चीफ सेक्रेटरी को दिए जाते रहे। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी वाली व्यवस्था कायम हो चुकी है, क्योंकि जो नाम लखनऊ से भेजे जा रहे हैं उस पर दिल्ली सहमति नहीं दे रहा। लेकिन इन सब के बीच अमित शाह लखनऊ पहुंचते हैं। कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम दरअसल यही है कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस में बहाली की गई है, आरक्षी नागरिक पुलिस की जो बहाली की गई है, उसका बड़ा बड़ा विज्ञापन आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ा बड़ा पूरे पेज का विज्ञापन दिया गया, यूपी के अखबारों में, राष्ट्रीय अखबारों में दिया गया। लेकिन जिनके द्वारा नियुक्ति पत्र बांटा जाना था उनकी फोटो नदारद। अमित शाह नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, 60,000 से ज्यादा आरक्षियों की नियुक्ति हुई है, लेकिन फोटो लगी हुई है। जरा ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, इस विज्ञापन को। फोटो लगी हुई है एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बारात का दूल्हा बारात की फोटो से गायब है। ये अजीबोगरीब स्थिति मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश को लेकर ही संभव हो सकती है कि जो मुख्य अतिथि है, जिसके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाना है, उसकी फोटो गायब है। और जब वही मुख्य अतिथि यानी गृह मंत्री अमित शाह मंच पर संबोधन के लिए पहुंचते हैं, तो संबोधन की शुरुआत कहां से करते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, और फिर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। योगी आदित्यनाथ के लिए मेरे मित्र शब्द का इस्तेमाल नहीं, ब्रजेश पाठक के लिए मेरे मित्र शब्द का इस्तेमाल नहीं, लेकिन मेरे मित्र शब्द का इस्तेमाल केशव प्रसाद मौर्य के लिए किया गया। और उसके बाद एक और तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर में ओम प्रकाश राजभर से, जी हां, पीला गमछा वाले ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के बड़े जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। एक बिरादरी विशेष के ऊपर इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनसे बड़ी गर्मजोशी के साथ जब मिल रहे हैं गृह मंत्री, उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाव भंगिमा पर जरा गौर कीजिए, काफी चीजें स्पष्ट हो जाती है। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ को बनाने में जितनी बड़ी भूमिका 2017 में अमित शाह ने बतौर भाजपा अध्यक्ष निभाई, वो हालात 2022 के बाद बदलने क्यों लगे? दिल्ली क्यों लखनऊ में अपना आधिपत्य चाहता है? गुजरात लॉबी क्यों अपना आधिपत्य लखनऊ में चाहती है? ये सवाल बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बीच नरेंद्र मोदी के बाद कौन, उत्तराधिकार की लड़ाई, ये जंग अब तेज होती जा रही है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जो सरकार में नंबर 2 हैं, गुजरात से ही आते हैं, यानी मोदी जी के गृह प्रदेश से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, उनकी एक स्वाभाविक दावेदारी है। एक दावेदारी उत्तर प्रदेश के, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, और एक दावेदारी तो देवेंद्र फडणवीस की भी कही जा रही है।
तो एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जिसके पीछे एक पूरी कॉरपोरेट की लॉबी है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जिनके पीछे कॉरपोरेट की लॉबी हो या ना हो, लेकिन एक मजबूत लॉबी ठाकुर लॉबी जरूर है। और एक दूसरा मजबूत पक्ष यह है कि देश के सबसे बड़े सूबे यानी गुजरात के 3 गुने से भी ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है, वहां के वो दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में उनकी दावेदारी कैसे पीछे छूटेगी। और इन सब के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी लगातार टलता जा रहा है। पत्रकार सवाल पूछते हैं, पत्रकारों के साथ गृह मंत्री डिनर भी करते हैं, प्रधानमंत्री तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, लेकिन जब गृह मंत्री डिनर करते हैं, पत्रकार सवाल पूछते हैं, हो जाएगा, कुछ चुनाव राज्यों में बचे हुए हैं, सांगठनिक चुनाव उसके बाद हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा, ये पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही सुना जा रहा है। कई सारे नाम हवा में तैर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से जाति जनगणना मुद्दा बन गई, जिस तरह से जाति जनगणना का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को भी विवश होकर के अपने पाले में लेने की कोशिश करनी पड़ी, और जिस तरह से जाति जनगणना का नैरेटिव जैसे जैसे मजबूत होता गया, बिहार से नीतीश कुमार ने सिर्फ एक चिंगारी दिखाई, उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या हरियाणा, हर जगह भारतीय जनता पार्टी करीब करीब हाफ होती चली गई। तो अगले चुनाव में कहीं साफ तो नहीं हो जाएगी। इस वजह से बचे खुचे जनाधार को रोकने के लिए तो जाति जनगणना को मंजूरी नहीं दी गई। और जब जाति जनगणना कराई ही जाएगी, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई अगड़े वर्ग का व्यक्ति होगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को 2027 बचाना उत्तर प्रदेश में आसान रह जाएगा? लोकसभा चुनाव में एक तरफ संविधान बचाओ का नैरेटिव, दूसरी तरफ पीडीए का नारा, और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स था, वो था जाति जनगणना का तिलिस्म। तो उस तिलिस्म को तोड़ने के लिए क्या योगी आदित्यनाथ को टाटा बाय बाय करने की नौबत बीजेपी की आ गई है? लखनऊ के कार्यक्रम में तो साफ साफ झलक रहा था कि मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य, ये संबोधन पीडीए को संतुष्ट करने के लिए था, या ये संबोधन पिछड़े वर्ग की नाराजगी को दूर करने के लिए था, या केशव प्रसाद मौर्य को मुगालते में रखने के लिए था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी करे तो क्या करे, योगी को हटाए तो पूरे देश के ठाकुर नाराज हो जाए, योगी को बनाए रखे तो उत्तर प्रदेश जैसा राज्य हाथ से फिसल जाए। इन दोनों के बीच जब चुनाव करने की नौबत बीजेपी के सामने आ रही है, तो क्या अमित शाह के मुंह से निकला हुआ मेरे मित्र शब्द और अखबार के विज्ञापनों से गायब हो रही अमित शाह की तस्वीर, इन दोनों के बीच कोई सीधा सीधा रिश्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी में रिश्ते बनते नहीं, बनाए भी नहीं जाते, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा निजाम है, उस निजाम में एक ही चीज देखी जाती है, किसका यूटिलाइजेशन है, किसकी उपयोगिता है, और कब किसकी उपयोगिता किस रूप में है, वो देखने के बाद ही तय किया जाता है कि आखिर अब आगे क्या किया जाए। वरना कौन भूल सकता है जिन कर्पूरी ठाकुर को बिहार में बीजेपी के पूर्व अवतार जनसंघ के जनता पार्टी के अंदर के घटक के विधायकों ने, जनसंघ यानी भाजपा वाले लोगों ने मुख्यमंत्री पद से हटाया था, उन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किस मजबूरी में लिया गया था? पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग को संतुष्ट करने के लिए लिया गया था। तो जब उससे भी संतुष्टि मिलती हुई नहीं दिखी, बीजेपी में भी, बिहार में भी बीजेपी 17 की जगह 12 पर आ गई, उत्तर प्रदेश में भी 71 से घट करके 62 और 62 के बाद फिर 33 पर आकर सिमट गई, और समाजवादी पार्टी 37 तक, बीजेपी से 4 सीट आगे पहुंच गई। उसका गठबंधन 80 में 43 सीटों तक पहुंच गया। फिर उसके बाद बीजेपी के लिए अब एक लाइन तो स्पष्ट लेनी होगी कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जाना है। नरेंद्र मोदी का पिछड़ा कार्ड अब पिटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछड़ा कार्ड यदि नरेंद्र मोदी का चल रहा होता, तो जो चुनाव नरेंद्र मोदी के राजनीतिक अस्तित्व का सवाल था, यानी लोकसभा चुनाव, उसमें तो यूपी के वोटर ने और पिछड़े वर्ग के वोटर ने खास तौर पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को नकार दिया था। तो जब नरेंद्र मोदी के चेहरे को मोदी के लिए नकार दिया गया, तो फिर मोदी के चेहरे के नाम पर योगी के लिए पिछड़े वर्गों में स्वीकार्य बना दिया जाएगा, ये भला कैसे संभव है? रही बात दलित चेतना की, बसपा के कमजोर पड़ने के बाद, चंद्रशेखर रावण के उभार के बाद,
कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट होने की जो प्रवृत्ति दिखाई दी, उस प्रवृत्ति को देखते हुए सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन इंडिया अलायंस के बैनर तले लोकसभा में हुआ, क्या उसका मुकाबला बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे के नाम पर कर पाएगी, या सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य कह देने से ही पिछड़े वर्ग के लोग संतुष्ट हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को अब इसके आगे की लकीर खींचने का वक्त ज्यादा दूर दिखाई नहीं देता। और जब आगे की लकीर खींचने का वक्त ज्यादा दूर दिखाई नहीं देता, तो इतना तो तय मानिए, बिहार का चुनाव है। बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ को यदि बिहार में घुमाया नहीं गया, ज्यादा घुमाया जाएगा, तो कहा जा रहा है कि पिछड़े वर्गों के बीच प्रतिक्रिया भी हो सकती है। योगी आदित्यनाथ को बिहार चुनाव के पहले यदि मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, तो बिहार भर के ठाकुर मतदाता, राजपूत मतदाता बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं और तेजस्वी यादव वाले गठबंधन के साथ, लालू यादव वाले गठबंधन के साथ जाकर जुड़ सकते हैं। कांग्रेस और लालू यादव का जो महागठबंधन है उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बिहार के चुनाव तक योगी आदित्यनाथ को बनाए रखा जाएगा। बिहार के चुनाव तक उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की परिस्थितियों को हवा नहीं दी जाएगी, लेकिन बिहार चुनाव खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो, योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे या योगी आदित्यनाथ से मुक्ति पाली जाएगी, इन दोनों में से नुकसान जो होना तय है वो बीजेपी भली भांति समझ रही है। और इस नुकसान के बीच कौन सा नुकसान छोटा नुकसान है, इसको देखते हुए बीजेपी ये फैसला करने की परिस्थिति में खुद को पा रही है कि क्या योगी आदित्यनाथ बने रहे या हटा दिए जाए। जो भी फैसला होगा बिहार चुनाव के बाद होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला कब, कोई नहीं जानता कि कब होगा। केशव प्रसाद मौर्य ही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना दिए जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या न बने, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से पिछड़े वर्गों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब का पिछड़ा वर्ग 1990 के पहले का पिछड़ा वर्ग नहीं है। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू हुए भी 35 साल यानी 3.5 दशक बीत चुके हैं और 3.5 दशक की इस बदलाव की यात्रा में पिछड़े वर्ग को बखूबी पता है कि लॉलीपॉप या झुनझुना वाला पद कौन सा होता है और ताकत रखने वाला, रसूख रखने वाला पद कौन सा होता है। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व जब उसका मुकाबला नहीं कर पाया, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मुकाबला नहीं कर पाया, संघ की सोशल इंजीनियरिंग उसका मुकाबला नहीं कर पाई, तो इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की गोरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी परिस्थिति में आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति में ला करके खड़े कर दिए गए, या बीजेपी ने उन्हें खड़ा कर दिया, या इसके उलट जाकर देखें तो उन्होंने अपनी कार्यशैली से बीजेपी को खड़ा कर दिया। दोनों ही बातों का लब्बो लुआब एक ही निकलता है, लेकिन इस एक निकल रहे लब्बो लुआब के बीच फाइनल कॉल तो बीजेपी को लेना है। इंतजार कीजिए बीजेपी कब लेती है। मेरा जहां तक मानना है कि बीजेपी बिहार चुनाव तक योगी आदित्यनाथ को कुर्सी को नहीं छेड़ेगी, लेकिन बिहार चुनाव के बाद जो होना है उसकी स्क्रिप्ट करीब करीब लिख दी गई है। देखते जाइए आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।